हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। इसका मतलब हमारे स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है, उसके अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और इस गवर्नमेंट के वर्किंग में किस किस का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शानदार शुरुआत। लास्ट ईयर जैसा कि आपको पता है हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, सेंटर लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। और आपने ये भी देखा कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसका वर्क है, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा डिटेल से पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं स्टेट लेवल की जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और डेमोक्रेसी में इसका क्या इम्पोर्टेंट रोल है, उसी के साथ साथ में एमएलए। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो क्या होते हैं, उनका क्या रोल है, उसके साथ में मिनिस्टर्स हैं उनका क्या रोल है, उनके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। और इसी के साथ साथ में लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के बारे में अपने व्यूज किस तरह से बताते हैं और गवर्नमेंट पे वो किस प्रकार से दबाव डालते हैं कि गवर्नमेंट सही काम करे। ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और यहाँ पे जो चैप्टर में इश्यू जो लिया गया है वो हेल्थ का इश्यू है। इसके द्वारा हम इन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं एक छोटे से पिक्चराइजेशन के साथ में कि किसकी जिम्मेदारी है स्टेट में। यहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं कि हमारे एरिया में वाटर की शॉर्टेज हो गई है, लोग बीमार हो रहे हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, वहां पे पानी के जो स्रोत है वो सूख चुके हैं। और इसी के साथ साथ में लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लेके आना पड़ता है। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटलपुरम का, वहां पे लोगों को क्या करना पड़ रहा है, 3 दिन से एक बार पानी मिल रहा है। और वहीं पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वहां का, वहां पे पेशेंट्स जो है ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो डायरिया के शिकार हैं और बहुत सारे बच्चे भी इनमें हैं। टीवी न्यूज में ऐसा बताया गया है कि 10 लोग हैं वो डायरिया से मर चुके हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बीमारी से लोग मर सकते हैं? यहाँ ये बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम उनमें से नहीं होंगे जो इस बीमारी से किसी प्रकार का नुकसान भुगते हैं। ये लड़कियां आपस में बात कर रही है कि मेरी मदर ने कहा है कि बाहर से कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं खानी है। अगर आपने कुछ खा लिया तो आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी केवल आपकी होगी। यहाँ पे ये लड़कियां जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि आगे रोड जो है वो ब्लॉक है क्योंकि एमएलए का जो घर है वहां पे घेराव कर लिया गया है, एक रैली है। तो वो बच्चे कहते हैं कि ऐसा क्या है, क्या हो गया है, लोग यहाँ पे बहुत अधिक क्रोध में हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम ये डिमांड करते हैं ऑथोरिटीज जो है वो तुरंत कोई ना कोई एक्शन ले और पब्लिक हेल्थ सिचुएशन को तुरंत कंट्रोल में ले। हमारे एमएलए की ये जिम्मेदारी है, उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लड़कियां बात कर रही हैं, ये व्यक्ति कौन है, इनकी आवाज बहुत बुलंद है। अरे हाँ, मैंने इन्हें टीवी पे देखा है, ये तो हमारे अपोजिशन के मेंबर हैं। हु इज एन एमएलए? एमएलए कौन होता है? आपने पटलपुरम के कई इवेंट्स के बारे में जानकारी ली और यहाँ पे आपने ये भी जाना होगा, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर। लेकिन इसी के साथ साथ में आपने एक नाम सुना एमएलए, और इसी के साथ साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या आप एमएलए के बारे में जानते हैं कि आपके एरिया का एमएलए कौन है और वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? एमएलए का मतलब है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य जिसे लोग चुनते हैं, उसके बाद में वो एमएलए बनता है और वो गवर्नमेंट का भी निर्माण करता है। इस प्रकार से एमएलए जो होता है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। नीचे के एग्जाम्पल से हम इन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। हर एक स्टेट जो इंडिया में है उसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और हर एक स्टेट जो है
वो अलग अलग एरियाज में या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। जैसे कि यहाँ पे मैप को आप देख सकते हैं, इसमें इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनको बताया गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता है जो एमएलए बनता है। आपने यहाँ पे ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग पार्टियों से चुने जाते हैं। इसका मतलब ये एमएलए जो होते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं। तो ये जो लोग होते हैं वो एमएलए किस प्रकार बनते हैं या मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर वो कैसे बनते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके एमएलए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधी से ज्यादा सीट जब जीत लेते हैं तो वो मेजोरिटी में होते हैं और वो गवर्नमेंट को बनाते हैं। और जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो उन्हें रूलिंग पार्टी कहा जाता है और उनके सामने बाकी जो मेंबर्स होते हैं वो अपोजिशन वाले होते हैं। और इसी गवर्नमेंट में से एक व्यक्ति को उनका चीफ चुना जाता है जो उनका चीफ मिनिस्टर या चीफ लीडर होता है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने 2017 में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत सारे एमएलए बनाए थे। अगर टोटल नंबर ऑफ एमएलए की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 68 हैं, जहां की हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे 34 एमएलए की जरूरत है मेजोरिटी को प्राप्त करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी जिसे बीजेपी भी कहा जाता है वो 44 एमएलए के साथ में मेजोरिटी को प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए ये रूलिंग पार्टी बन गई। उसके अलावा बाकी जो एमएलए हैं वो अपोजिशन में चले गए। इस प्रकार से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुख्य अपोजिशन पार्टी बन गई, क्योंकि इनके जो एमएलए हैं वो बीजेपी के बाद में दूसरे नंबर पे हैं। और अपोजिशन में भी बहुत सारी पार्टियां होती हैं। इलेक्शन के बाद में जो रूलिंग पार्टी के एमएलए होते हैं वो अपना लीडर चुनते हैं और वो लीडर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है। यहाँ के केस में बीजेपी के जो एमएलए हैं उन्होंने श्री जयराम ठाकुर को अपना लीडर चुना और वो वहां के चीफ मिनिस्टर बने। और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो अपने साथ के एमएलए में से मिनिस्टर्स को चुनता है और उसके बाद में ये सारे लोग चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स मिलके गवर्नमेंट को चलाते हैं। सारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां इनके पास होती है। चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं उनको वो संभाले। उनके अलग अलग ऑफिस होते हैं और एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जहां पे सारे एमएलए चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या अपोजिशन पार्टी के हो वो बैठ के अलग अलग मुद्दों को डिस्कस करते हैं। इसलिए एमएलए जो होती हैं उनकी डबल रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक तो एमएलए के रूप में और दूसरी मिनिस्टर्स के रूप में। इसके बारे में चलिए आगे पढ़ते हैं। ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो डिबेट होती है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आफरीन, सुजाता और कई अन्य बच्चे जो स्कूल से आए थे वो स्टेट कैपिटल गए वहां लेजिस्लेटिव असेंबली को ट्रेवल करने के लिए, जो कि बहुत ही शानदार बिल्डिंग के अंदर है। बच्चे बहुत उत्साहित थे। सिक्योरिटी चेक के बाद में उन्हें अंदर ले जाया गया। वहां पे एक गैलरी थी जहां से उन्हें एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा था। बहुत सारे रोज और बहुत सारे डेस्क वहां उन्हें दिखाई दे रही थी और वहां पे किसी करंट प्रॉब्लम पे डिबेट चल रही थी। इस समय एमएलए जो है अपनी ओपिनियन को रख सकते थे, क्वेश्चन पूछ सकते थे और अलग अलग मुद्दों पे अपनी राय और विचार विमर्श कर सकते थे। और वो ये भी जान सकते थे कि किस मामले में गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है। और मिनिस्टर्स जो हैं वो इस बात का जवाब देते हैं कि हम इस काम को करने के लिए इस प्रकार के कदम उठाने जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर्स और बाकी जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नमेंट को चलाने का निर्णय लेते हैं। हम अधिकतर ये न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, उनके निर्णय के बारे में हम लोग सुनते हैं। हालांकि डिसीजंस जो वो लोग लेते हैं उन्हें सभी एमएलएस के द्वारा
अप्रूवल मिलता है। एक डेमोक्रेसी में ये सारे मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी इम्पोर्टेंट इश्यू पे डिबेट कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस मामले पे पैसा खर्च किया जाए। ये सारे अधिकार उनके पास होते हैं। यहाँ पे हम एमएलए के डिसीजन के बारे में सुनते हैं। एमएलए फर्स्ट जो है वो कहता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अखंड गांव है, जहां पे पिछले 3 वीक से लगभग 15 लोग डायरिया से मर चुके हैं। मैं सोचता हूं कि ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि इस समस्या को हम लोग नहीं सुलझा पाए, जबकि आज के समय में हम टेक्नोलॉजी के चैंपियन कहे जाते हैं। और यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर जो है, मैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगा कि हमें इस स्थिति को संभालना होगा। दूसरे एमएलए जो हैं वो कहते हैं कि मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इतने बुरे हालात क्यों हैं। गवर्नमेंट जो है प्रॉपर डॉक्टर्स और बाकी मेडिकल स्टाफ को सही समय पे क्यों नहीं अपॉइंट करती है। मैं ये भी जानना चाहूंगा इस परेशानी के समय में गवर्नमेंट का क्या प्लान है। और आसपास में हम जैसा कि देख पा रहे हैं बीमारी फैल रही है, ये एक एपिडेमिक का रूप लेती जा रही है। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। थर्ड एमएलए बोलता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो तोल पट्टी है वहां पे भी पानी की कमी है। महिलाओं को 3-4 किलोमीटर जाके पानी लाना पड़ता है और कितने टैंकर सप्लाई के लिए वहां भेजे गए हैं, कितने कुएं और पॉन्ड से उन्हें साफ किया गया है, डिसइंफेक्टेड किया गया है, ये भी मुझे बताइए। एमएलए 4 जो कह रहा है कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे कलीग्स जो हैं इस समस्या को एग्जैजरेट कर रहे हैं, इसका मतलब बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। गवर्नमेंट जो है इस मामले में कई कदम उठा चुकी है। वाटर टैंकर्स जो हैं उनको सर्विस पे किया गया है, ओआरएस पैकेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। गवर्नमेंट जितना सब कुछ कर सकती है लोगों को हेल्प करने के लिए वो सारा काम कर रही है। एमएलए 5 ये कहता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत बुरे हालात हैं। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ नहीं है पिछले कई वर्षों से, और उसी के साथ साथ में डॉक्टर लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। ये बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। मैं ये सोचता हूँ कि अब हालात बेकार से बेकार होते जा रहे हैं और किस प्रकार से ओआरएस पैकेट्स जो है वो अफेक्टेड एरियाज में लोगों तक पहुंचेंगे, इसका क्या सिस्टम है। एमएलए 6 जो है वो कह रहा है अपोजिशन मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट पे बेवजह ही आरोप लगा रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है कि इस मामले में ध्यान नहीं दिया हो। गवर्नमेंट ने सैनिटेशन का पूरा ध्यान रखा है और हमने ये भी एक ड्राइव चलाया है कि आसपास में जो कचरा है उसको साफ किया जाए और पूरी तरह से हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, ताकि बीमारी को यहीं रोका जा सके। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट में एमएलएज हैं, जो कि कुछ रूलिंग पार्टी के हैं कुछ अपोजिशन पार्टी के हैं, वो एक विशेष मुद्दे को लेके अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और उससे संबंधित डिस्कस वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये सब लोग इस बारे में डिबेट करते हैं और ये तय करते हैं कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, और अपोजिशन के जो एमएलएज हैं वो गवर्नमेंट से इस प्रकार का दबाव बना के काम करवाते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा मुखिया चीफ मिनिस्टर होता है और यही जो है सारे काम उनसे करवाता है, इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। और सारे एमएलए जो हैं वो मिलकर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाते हैं, जिसे लेजिस्लेचर भी कहा जाता है। वो ऐसे लोग हैं जो हर एक काम को ऑथराइज और सुपरवाइज करते हैं, और उन सब का जो मुखिया होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसी जगह नहीं है जहां पे लोगों के द्वारा अपने विचार रखे जाते हैं और एक्शन की डिमांड की जाती है। आप ये जानेंगे कि न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और भी बहुत सारी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट के काम को बार बार चेक करती रहती है। डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट के काम को चेक किया जा सकता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं। असेंबली में डिस्कशन के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा। वहां पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स
रिपोर्टर्स थे और सरकार की तरफ से मिनिस्टर्स और उसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। मिनिस्टर्स ने ये समझाया कि गवर्नमेंट किस तरह से इस महामारी को नियंत्रित करने जा रही है, और रिपोर्टर्स ने बहुत सारे सवाल जवाब इनसे किए। और इस पेज में आप इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से रिपोर्टर्स जो है सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं। अगले वीक चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर जो है उन्होंने पटलपुरम डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया और वो उन परिवारों के पास में गए जिन्होंने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स को खो दिया, और हॉस्पिटल्स में भी वो लोग गए। उन्होंने उनके लिए कंपनसेशन का अनाउंसमेंट किया। चीफ मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये केवल सैनिटेशन की प्रॉब्लम नहीं है, इसी के साथ साथ में ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसके लिए हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठानी होगी जो इन सारे कामों को देख सके। मैं अपने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इन सारे चीजों को तुरंत सही समय पे कर ले और वो ये दुरुस्त करें कि हर समय हर इलाके में साफ और शुद्ध पानी मिले और किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे। जैसा कि आपने देखा कि लोग जो हैं चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स को बाध्य करते हैं कि वो इस मामले में कदम उठाए। इसी प्रकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनका अलग अलग प्रकार का काम होता है। उन्हें भी अपने अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए सवालों को जवाब देना पड़ता है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में लोगों को कन्विंस करना पड़ता है जब उनसे सवाल जवाब पूछे जाते हैं, और जरूरत पड़ने पे सही काम को करना भी होता है। और इसी के साथ साथ में न्यूज़पेपर और मीडिया जो है वो ऐसे इश्यूज को डिस्कस करता है, और गवर्नमेंट को भी उनके जवाब देने पड़ते हैं। गवर्नमेंट नए लॉज जो है जो कि स्टेट के सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज से जुड़े होते हैं उन्हें भी बना सकती है। इसी के साथ साथ में गवर्नमेंट म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है उनको ये सुझाव देती है कि वो अर्बन एरियाज में एडिक्वेट टॉयलेट्स बनाए। उसी के साथ साथ में हेल्थ वर्कर्स जो है उन्हें अपॉइंट किया जाता है, और उसी के साथ साथ में और भी अन्य कदम उठाए जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे। पूरी कंट्री के लिए जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो पार्लियामेंट में ही बनाए जाते हैं। आप पार्लियामेंट के बारे में अगले साल पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी के अंदर लोग जो हैं वो अपने एमएलएज को चुनते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए लोगों के पास में अधिक अथॉरिटी होती है। रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, और उनमें से कुछ लोग मिनिस्टर्स बनते हैं। ये मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को संभालते हैं, और उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनके डिपार्टमेंट में सही तरीके से काम हो सके। कोई भी डिपार्टमेंट जब कोई काम करता है तो इसे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा अप्रूव भी करवाया जाता है। ए वॉलपेपर प्रोजेक्ट, यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं एक वॉलपेपर प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। इस वॉलपेपर प्रोजेक्ट में बच्चों को एक टॉपिक दिया गया है, उसके बाद में सब लोग इससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको डिस्कस करते हैं। टीचर जो है क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, और ग्रुप के जो अलग अलग बच्चे हैं वो इश्यूज को डिस्कस करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि वॉल पेपर जो है वो किस किस तरह से लगाए जाएंगे। सारे बच्चे अलग अलग या समूह बना के काम करते हैं, कुछ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद में स्टोरीज, पोएम्स, केस स्टडीज, इंटरव्यूज आदि वो वॉलपेपर में तैयार करते हैं। अलग अलग ग्रुप अलग अलग प्रकार के मटेरियल जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया है, ड्रॉ किया है या राइट किया है उसको देखते हैं। उसके बाद में वो एक दूसरे के काम को देखते हैं, फीडबैक देते हैं, और उसी के साथ साथ में वो डिसीजंस देते हैं कि हमें फाइनलाइज वॉलपेपर जो है वो कैसा होना चाहिए। हर एक ग्रुप जो है अपना अपना वॉलपेपर क्लास के साथ में शेयर करते हैं, और उसके बारे में वो अन्य चीजें भी बताते हैं। हर एक ग्रुप के द्वारा वॉलपेपर प्रेजेंट करने के बाद में
एक फीडबैक सेशन भी होता है जिसमें ये भी बताया जाता है कि इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है और किस तरह से इस काम को और बेहतर बनाया जा सकता है और किस प्रकार से राइटिंग और प्रेजेंटेशन है उसे और अधिक इम्प्रूव किया जा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। इसी क्लास के और चैप्टर और सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।